हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में वी हैव स्टडीड अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। आज हम देखेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। लेकिन ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले जरूरी है कि हम जेनेटिक कोड को समझें, राइट। तो जेनेटिक कोड के बारे में जानने से पहले समझते हैं कि ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन देखो, सेंट्रल डोग्मा में पता ही होगा कि जब mRNA से बनता है प्रोटीन तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसलेशन। mRNA क्या है? mRNA जो है वो एक पॉलीमर है ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि अब जो इंफॉर्मेशन है वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से ट्रांसफर होगी किसमें? पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है, राइट। पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, पॉलीमर तो पता है ना। देखो, कोई चीज जैसे पॉलीथीन देखो, तो वो बहुत सारी इथेन के मॉलिक्यूल्स जब जुड़ेंगे आपस में, बहुत सारी चेन बना लेंगे, एक लंबी चेन, तो वो कहलाएगी पॉलीथीन। ऐसे ही मोनोमर हम कहते हैं, मोनोमर एक यूनिट, राइट। तो पॉलीथीन के केस में इथीन जो है वो मोनोमर है, बहुत सारी इथीन के मॉलिक्यूल्स मिलके बना लेंगे पॉलीथीन, मींस एक पॉलीमर। ऐसे ही यहाँ पे एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड जो है वो एक मोनोमर है, लेकिन एक एमिनो एसिड ये, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे करके बहुत लंबी चेन अगर बन गई तो उसे कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन, या फिर प्यार से प्रोटीन भी कह सकते हैं, राइट। अगर खाली 2 एमिनो एसिड है तो वो हो जाएगा डाइपेप्टाइड, राइट। 3 है ट्राइपेप्टाइड, 4 टेट्रापेप्टाइड, और बहुत सारे हैं तो वो हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन्स। तो मोनोमर और पॉलीमर में कंफ्यूज मत होना। वैसे ही आरएनए जो है वो एक पॉलीमर है, किसका? न्यूक्लियोटाइड का। ओके, ये चीज क्लियर हुई। अब क्या चीज देखी गई? ये देखा गया कि एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज गैम्बो, उन्होंने कहा कि कोड जो है वो ट्रिपलेट होना चाहिए। क्या मतलब कि इसका मतलब समझो, 4 नाइट्रोजनस बेसेस हमने पढ़े हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं आरएनए में। क्या? ए, यू, जी, सी, राइट। अब ये 4 बेसिस को ही परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कर करके इतने कोड्स बनाने हैं ताकि वो 20 एमिनो एसिड्स को कोड कर सकें। देखो, हमारे अंदर जो प्रोटीन होते हैं जितने भी, वो बेसिकली 20 एमिनो एसिड से बनते हैं, मतलब कि 20 एमिनो एसिड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये नहीं हर एक में 20 एमिनो एसिड है, मतलब ऐसा होता है 20 एमिनो एसिड है। अब वो कैसे भी ज्वाइन हो जाए, कितने भी ज्वाइन हो जाए, वो प्रोटीन बना लेंगे। उन एमिनो एसिड से अलग कोई एमिनो एसिड नहीं होगा किसी भी प्रोटीन में प्रेजेंट, लेकिन वो प्रेजेंट होंगे। और जरूरी नहीं 20 के 20 हर एक प्रोटीन में प्रेजेंट हो, किसी में 16, किसी में 51, किसी में ज्यादा भी हो सकते हैं। रिपीट करते रहते हैं ना, वो 1-2 बार रिपीट करिए, 3 बार रिपीट करिए, कितनी बार, राइट। तो जो प्रोटीन बनाते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में वो 20 एमिनो एसिड होते हैं। तो 20 एमिनो एसिड को कोड करने के लिए कोड को ट्रिपलेट होना पड़ेगा। अगर ये 4 के कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट रहेगा तो ओनली 16 एमिनो एसिड्स को कोड कर पाएगा, लेकिन हमें तो मिनिमम 20 चाहिए ना। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि कोड इज ट्रिपलेट, मतलब कि 3 बेस मिलके एक कोडोन बनाते हैं। ये चीज अभी एकदम क्लियर हो जाएगी, टेंशन मत लो। देखो, 3 मीन्स 4 की पावर 3 मीन्स 64 एमिनो एसिड्स जनरेट हो रहे हैं। इससे तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हमें तो 20 चाहिए, इससे हो रहे हैं 64। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ एमिनो एसिड जो है वो मोर देन 1 कोडोन से जनरेट होंगे। इसका मतलब कह सकते हैं कि कोड इज
डीजेनरेट, अभी आगे पढ़ेंगे और डिटेल में। कोड इज डीजेनरेट। अभी यहाँ पे 2-4 साइंटिस्ट वगैरह के नेम दे रखे हैं कि कैसे कैसे पता चला कि इस कोडोन से इस ये अमीनो एसिड लिंक रहेगा, कैसे कैसे होता है वो चीज देखते हैं। तो जॉर्ज गैम्बो ने करा के कोडोन इज ट्रिपलेट। सेकंड जो चीज आती है, एक साइंटिस्ट थे हरगोविंद खुराना, उन्होंने जो है आरएनए सिंथेसिस करा, होमोपोलीमर्स और कोपोलीमर्स। होमोपोलीमर्स क्या होते हैं? ऐसे पॉलीमर्स जिसमें जो मोनोमरिक यूनिट है वो सेम मोनोमरिक यूनिट प्रेजेंट होती है, जैसे कि पॉलीथीन में इथीन बहुत बार जुड़ी हुई है तो इथीन ही मींस मोनोमरिक यूनिट सेम है, तो वो होमोपोलीमर हो गया। कोपोलीमर जहां पे मोनोमरिक यूनिट डिफरेंट है, जैसे कि प्रोटीन के केस में कभी टायरोसिन, कभी सैरीन, मिथ्योनिन, एलेलिन, ग्लाइसिन, ये सब अमीनो एसिड के नाम है। तो ये कैसे भी ज्वाइन होते रहते हैं। सेम अमीनो एसिड ज्वाइन करके चेन नहीं बनाता, डिफरेंट अमीनो एसिड मींस जो प्रोटीन्स होते हैं वो हेटेरोपोलीमर होते हैं या फिर कोपोलीमर होते हैं। उसके बाद मार्शल्स, एक साइंटिस्ट है मार्शल्स नायरनबर्ग, सेल्फ-फ्री synthesis of RNA finally help the code to be deciphered। अभी मतलब ये जो बात हो रही है कि कौन सा कोड किस अमीनो एसिड को लाएगा, ये अभी एक टेबल बनेगी ना तब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ एक साइंटिस्ट का नेम और उनकी क्या स्पेसिफिसिटी थी, क्या उन्होंने बात बताई थी, वो चीज हम देख रहे हैं। और एक था फाइनली एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए, मतलब कि टेम्पलेट इंडिपेंडेंट फैशन में, टेम्पलेट की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट एंजाइम से आरएनए बन रहा था। तो वो कौन सा एंजाइम था? वो था सेवेरो का एंजाइम। इसका एक और नाम है, इसे प्यार से हम कह सकते हैं क्या? पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, राइट। तो ये तो जो साइंटिस्ट थे, कुछ इंफॉर्मेशन वो सब हमने देखी, आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, आप वहां से रीड कर लेना। अब हम देखेंगे कि कोड फाइनली कैसे डिसिफर हुआ। अब देखते हैं जो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, जिससे ये जो जेनेटिक कोड और अमीनो एसिड वाली जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। देखो एक टेबल बनानी है कुछ इस तरीके से, बड़ी सी टेबल बनाते हैं हम। ये फर्स्ट रो है, यहाँ पे लिखेंगे UCAG, राइट। यहाँ पे भी लिखेंगे UCAG, इसे छोटा करते हैं। ये हमारी टेबल जो है वो बनके रेडी हो चुकी है। अब क्या करना है? अब फिर से लाइंस ड्रॉ करनी है। C, ये सेपरेट कॉलम A का, ये G का, ये तो हो गया फर्स्ट रो, मतलब कॉलम, ये रो नहीं ये कॉलम है। ये नीचे को, ये हो गई सेकंड कॉलम। और फिर यहां पे लिखेंगे UCAG हर एक कॉलम में UCAG, राइट। अब हम कोडोन बनाएंगे आराम से और फिर देखेंगे कौन सा अमीनो एसिड है। देखो ये है थर्ड रो, थर्ड कॉलम, ठीक है। अब देखो फर्स्ट रो से एक लेटर लेना है, सेकंड से लेना है, थर्ड से लेना है। फर्स्ट से लिया U, सेकंड से U, थर्ड से पहला U, सेकंड लो U, सेकंड से U और थर्ड से C, ऐसे ही UUA UUG, राइट। तो ऐसे करके जो है कोडोन बनेंगे और टोटल जो है
एक में जो है 4 कोडोन है टोटल, जो है ये कितने हो गए 1 2 3 4 4 4 जा 16 ये टोटल बॉक्सेस है, एक में 4 है तो टोटल 64 जो है वो कोडोन निकल कर आएंगे। अब देखते हैं इनके फीचर्स। ये टेबल आपको लर्न तो नहीं पर ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कैसे कैसे बनी है। ये पहली रो यूसीएजी, सेकेंड रो ऐसे, थर्ड रो में फिर ऐसे करके। अब देखते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अभी तक जो पढ़ रहे थे हम जो कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा है, वहां से अभी तक क्वेश्चन एज सच नहीं आया है, बट एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इम्पोर्टेंट तो है, पर यहाँ से बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पे पूरा फोकस करेंगे। पहला फीचर जो हमें ध्यान रखना है, देखो टोटल कोडोन कितने हैं 64, अभी पता चले, ठीक है। अब 64 कोडोन सारे ही अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, ओनली 61 कोडोन्स कोड फॉर अमीनो एसिड्स। बचे हुए 3 कोडोन्स कहाँ गए? तो जो बचे हुए 3 कोडोन है वो किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, 61 कोड करते हैं। तो जो नहीं करते उन्हें कहते हैं स्टॉप कोडोन्स। 3 कोडोन्स एक्ट एज स्टॉप कोडोन्स। अब वो 3 कोडोन कौन कौन से हैं वो भी याद होने चाहिए हमें। क्या वो 3 कोडोन है? UAA, UAG एंड UGA। ये तीनों कोड किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। याद कैसे रखेंगे? ऐसे याद रखेंगे, यू आर अवे, यू आर गोन, यू गो अवे, ऐसे करके। ऐसे तो 2-3 बार आप ऐसे ही करेंगे ना, UAA, UAG, UGA, तो लर्न हो जाएगा। तो देखा, एक फीचर ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया स्टॉप कोडोन। तीसरा, थर्ड देखते हैं। थर्ड ये है कि जब भी mRNA पे जेनेटिक कोड रीड होता है तो वो कंटिन्यूअसली होता है, कंटीजियस फैशन में, कोई भी पंचुएशन वगैरह नहीं होते। मीन्स सपोज ये mRNA था हमारा, उस पर कोड था AUGCCGGUUA, ऐसे करके कोड था। तो कोड ट्रिपलेट है तो 3-3 के पेयर में रीड होगा, ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, आगे को मैं ये मान लूं तो फिर ये 3, राइट। ऐसा नहीं है बीच में से छूट जाएगा या कुछ मतलब लीव हो जाएगा, कंटिन्यूअसली 3-3 के पेयर में रीड होता रहता है कोडोन। कैसा होता है वो अभी ट्रांसलेशन में देखने वाले हैं, बस चिंता मत करो, ठीक है। तो कंटिन्यूअस फैशन में कोड रीड होता है विदाउट एनी पंचुएशन मार्क। ये सेकंड थर्ड हमने फीचर देख लिया। अब फोर्थ फीचर जो वो है कि कोड इज यूनिवर्सल। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, एक कोडोन सपोज वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। एग्जांपल लेते हैं, U कोड करता है फिनाइल एलेलीन इस अमीनो एसिड के लिए। अब ये कोडोन बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, वहां भी फिनाइल एलेलीन के लिए जो है कोड करेगा, और अगर ह्यूमन में प्रेजेंट है तो वहां भी, मतलब अगर सेम कोडोन है तो वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो, चाहे बैक्टीरिया में हो, चाहे ह्यूमन में हो, चाहे लोयन में हो, किसी में भी हो, वो सेम अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। देयरफॉर वी से द कोड इज यूनिवर्सल। लेकिन आ गया है यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है, कुछ प्रोटोजोआन्स और कुछ माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स में ये थोड़ा सा लो वायलेट हो जाता है कभी कभी। माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स एंड सम प्रोटोजोआन्स। माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स का मतलब, माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है और उसमें अपने जो आरएनए
मतलब राइबोसोम्स होते हैं, राइट। तो इसी वजह से राइबोसोम्स होते हैं, एमआरएनए होता है, मतलब अपने खुद के प्रोटीन्स भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी। तो इसीलिए उसमें कोडोन प्रेजेंट होते हैं एमआरएनए के, राइट। तो वो भी प्रोटीन के लिए, मतलब राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो वो भी एमआरएनए का ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाते हैं, राइट। तो फिफ्थ वाली जो फीचर आएगा वो आएगा अबाउट द, वही कोड इज डीजेनरेट, कोड इज ट्रिपलेट, डीजेनरेट एंड यूनिवर्सल। डीजेनरेट का मतलब है कि बहुत सारे कोडोन, मतलब कि कुछ एमिनो एसिड जो हैं वो कई सारे कोडोन से वो होते हैं, कोड होते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे इस वाली रो का लिखो, क्या आएगा? फर्स्ट में क्या है? जी, सेकंड में यू, थर्ड में यू, फिर जी यू सी, जी यू ए, जी यू जी। ये चारों के चारों कोडोन जो है वो वेलिन को कोड करते हैं, वेलिन एमिनो एसिड को, ठीक है। तो एक एमिनो एसिड बहुत सारे कोडोन से जो है कोड किया जा रहा है, देयरफॉर वी से द कोड इज जनरेट, डीजेनरेट। लेकिन क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखेंगे कि some amino acids are coded by more than one codon, hence the code is degenerate। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है सम, यानी कि ऐसा नहीं है कि सब एमिनो एसिड जो है वो बहुत सारे कोडोन से कोड हो रहे हैं। कुछ होते हैं ऐसे, कुछ जो नहीं होते वो होता है एक AUG जो है वो मिथ्योनीन के लिए कोड करता है, और मिथ्योनीन जो है वो बस एक ही कोडोन से कोड होता है, वो होता है AUG। एनसीईआरटी में ये टेबल दे रखी है, क्या कौन सा कोडोन किसे, कौन से अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, आप देख लेना। AUG मतलब मिथ्योनीन उसमें एक ही जगह मिलेगा, AUG के सामने, राइट। अब AUG के दो फंक्शन होते हैं, एक तो मिथ्योनीन को कोड करता है, सेकेंड इट एक्ट एज अ इनिशिएटर कोडोन, इनिशिएटर कोडोन है ये। इनिशिएटर कोडोन का मतलब जब भी ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी तो उसमें सबसे पहला कोडोन जो है वो AUG होगा, और सबसे पहला अमीनो एसिड जो होगा किसी भी प्रोटीन में वो मिथ्योनीन होगा, क्योंकि इनिशिएटर कोडोन ये है और ये कोड करता है मिथ्योनीन के लिए, राइट। तो आई होप ये सब जेनेटिक कोड के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब ट्रांसलेशन से पहले हम देखते हैं म्यूटेशन के बारे में। थोड़ी सी म्यूटेशन की बात करें। देखो, म्यूटेशन मतलब चेंज या फिर वेरिएशन। जैसा कोडोन कोड होना चाहिए या जैसा एमआरएनए में सीक्वेंस होना चाहिए बेसिस का, अगर उसमें कोई चेंज आ गया तो मतलब कि म्यूटेशन हो गई, वेरिएशन हो गई। तो दो टाइप की म्यूटेशन होती है, एक तो होती है पॉइंट म्यूटेशन। वैसे ज्यादा डिटेल में तो आप इसे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी दिया हुआ है तो सोचा मैंने थोड़ा सा कवर कर लूं। और दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखो, पॉइंट म्यूटेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो है सिकल सेल एनीमिया। यहां से कि क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया हुआ है, सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया मतलब कि खून की कमी। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसकी दो चेन होती है, अल्फा चेन, बीटा चेन। तो जो बीटा चेन है, बीटा ग्लोबिन चेन है, बीटा ग्लोबिन चेन अगर उसकी 6th पोजीशन पे GAG की जगह GUG, यानी कि यहाँ पे E की जगह U आ गया, मीन GAG कोड करता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड या फिर ग्लूटामेट, और GUG कोड करता है वेलिन के लिए। अगर ये म्यूटेशन हो गई
तो ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलिन आ जाएगा, और जो हमारे आरबीसी होते हैं वो सॉरी बाइकॉन्केव शेप के होते हैं, वो जो है हो जाएंगे सिकल शेप्ड। सिकल ऐसी होती है ना जिसे दाती कहते हैं, राइट, तो वो सिकल शेप्ड हो जाएंगे। ये एक एग्जांपल है। पॉइंट म्यूटेशन मतलब कि एक पॉइंट पे म्यूटेशन हुई है, बस एक नाइट्रोजनस बेस चेंज होने से कितनी गड़बड़ हो गई है, राइट। अब देखेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ one or two bases changes the reading frame। क्या मतलब अभी समझेंगे। सपोज करो मैं एक कोडोन लिख रही हूं, क्या लिखा मैंने, AGGUCCA, आरएनए का कोडोन लिख रही हूं मैं, ACGCGAAUU, ये कोडोन मैंने लिखा। ज्यादा लंबा हो गया क्या, चलो लास्ट के 3 रफ कर देती हूँ, अभी करूंगी, रुको। पहले जब हमने देखा था कोड ट्रिपलेट है, कंटिन्यूअस फैशन में रीड होगा 3 3 3 3, चलो सही बैठ गया 3, ये ऐसे करके रीड होगा। अब सपोज कोई बेस पेयर डिलीट हो जाए या कोई इंसर्ट हो जाए, मैं इंसर्ट कर रही हूं, राइट। अगर मैंने सपोज AGGU यहाँ पे इंसर्ट हो गया, मान लो एक C इंसर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब आगे ऐसे ही उतार दो, CC AC GC GAAUU। अब जब ये कोडोन रीड होगा तो क्या सीक्वेंस बनेगा, देखो पहला तो यही है। अब देखो UCC, चलो दूसरा भी फिट हो गया। अब यहां से होगा ना CAC, दिस 3, ये 3। अब देखो इसके आगे भी होगा वो ट्रिपलेट, यहाँ के बाद से जो है वो कोडोन चेंज हो गया। यहाँ पे है ACG, यहाँ पे है CAC, कोडोन चेंज, अमीनो एसिड चेंज, प्रोटीन चेंज, म्यूटेशन हो गई। यहाँ पे दिख रहा होगा कि चेंज हो चुका है, यहाँ पे लास्ट में AUU है, यहाँ पे AAU हो गया। तो यहाँ पे फ्रेम चेंज हो गया फ्रॉम दैट पॉइंट इनवर्ड, जहां से डिलीशन या फिर इंसर्शन हुआ है। अगर हम 2 इंसर्ट करते तब भी फ्रेम चेंज होता, लेकिन 3 या 3 के मल्टीपल, अब देखते हैं 3 या 3 के मल्टीपल में हो तो क्या होता है। देखो ये मैंने सेम कोडोन लिया AGG, अब यहाँ पे मैं 3 कोड इंसर्ट कर देती हूँ, कौन से UUU कर देती हूँ, सपोज आगे सेम रहेगा UCC ACG CGA AUU। अब ट्रिपलेट कोडोन बनाते हैं, स्टार्टिंग में ये 3 3 3 3 3। देखो जहां पे 3 बेसिस इंसर्ट हुए वहां पे तो चेंज होगा, राइट, एक एमिनो एसिड का, लेकिन आगे का जो फ्रेम है, मतलब आगे के जो कोडोन है वो सेम है, और उससे पहले की भी सेम है, बस जहां पे इंसर्शन हुआ है वहां पे चेंज हुआ है। देखो AGG UU आ गया है, और फिर बाद में सेम है सारे कोडोन, राइट। तो 3 के मल्टीपल में बेसिस इंसर्ट या डिलीट होंगे तो फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा, बस उस पॉइंट पे जो है वो म्यूटेशन आएगी, या तो कोई एमिनो एसिड चला जाएगा अगर डिलीट हुए हैं बेस, या इंसर्ट हुए हैं तो कोई न्यू एमिनो एसिड ऐड हो जाएगा, राइट। अब हम देखेंगे ट्रांसलेशन का प्रोसेस। नाउ लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो है वो होता है tRNA की हेल्प से। देखो जो एमिनो एसिड है उनके पास कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है ताकि वो उस कोडोन को रीड कर सके कि हाँ भाई UU है, तो फिनाइल एलेनिन अपने आप आके उस पर बैठ जाए कि हाँ ये मेरा कोडोन है, इसे मैं कोड करूंगा। कोई ऐसी एमिनो एसिड पे कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती, तो एक एडाप्टर मॉलिक्यूल होता है जो जिसके 2 हैंड होते हैं, एक हैंड से वो जेनेटिक कोड रीड करता है mRNA का, दूसरे हैंड से वो लाता है एमिनो एसिड के भाई ये कोडोन है तो इसके कॉग्नेट कौन सा एमिनो एसिड आना चाहिए। तो जो एडाप्टर मॉलिक्यूल है
वो उसका काम करता है tRNA ट्रांसफर आरएनए। देखो tRNA को पहले कहा जाता था क्या, sRNA। S मीन्स सॉल्युबल आरएनए। पता तो इसके बारे में पहले से था कि हाँ ये आरएनए प्रेजेंट होता है, बट ये रोल करता है, इट्स रोल एज अ अडेप्टर मॉलिक्यूल, के हाँ ये अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह फंक्शन करता है, ये जो है बाद में पता चला। तो कैसा होता है tRNA, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से का होता है। ये इधर को ऐसे 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 tRNA आरएनए है, दो एंड होंगे, ये होता है इसका 5 प्राइम एंड, ये होता है 3 प्राइम एंड। ध्यान से देखना, इसके बाद ही ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्लियर होगा। ये सपोज mRNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सपोज इस पे मैंने AUG कोड लिया, तो tRNA एक साइड से तो पढ़ेगा ये कोडोन। कैसे पढ़ेगा, इसके कंप्लीमेंट्री जो है एंटी कोडोन लूप ये होगा, यहाँ ये होता है, इसकी दो साइड होते हैं, एक होता है एंटी कोडोन लूप, राइट। यहाँ पे ये बाइंड करेगा जो कोड है उससे, क्या, ए के साथ UAC, ये इसके साथ बाइंड हो गया। अब दूसरा एंड जो होता है 3 प्राइम एंड पे होता है एमिनो एसिड, ये होता है एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड। अभी क्योंकि AUG है तो किसके लिए कोड करेगा, ऑब्वियसली मिथ्योनिन के लिए, तो यहाँ पे एमिनो एसिड मिथ्योनिन आके इससे चिपक जाएगा, राइट। तो ये तो देखा हमने tRNA, ध्यान रखेंगे tRNA में जो एमिनो एसिड है वो 3 प्राइम एंड पे लगता है, दो साइड होती है, एक एमिनो एसिड एक्सेप्टर और एक एंटीकोडोन लूप, जहां से वो जो mRNA पे कोड दिया हुआ है उसे रीड करता है। स्टॉप कोडोन्स के लिए कोई tRNA नहीं होता, ये हमने देख ही लिया था, क्योंकि स्टॉप कोडोन के कोई किसी एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, तो उनके लिए कोई tRNA नहीं होता। ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, राइट, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है किसका, tRNA का, ये लुक्स लाइक ऐसा लगता है जैसे कि क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, या फिर इन्वर्टेड एल, उल्टा एल, इन्वर्टेड एल शेप्ड। तो ये कुछ इसके शेप के बारे में है कि क्लोवर लीफ जैसा लगता है tRNA का मॉलिक्यूल, या फिर इन्वर्टेड एल की तरीके से। ये देखा tRNA। अब फाइनली हम ट्रांसलेशन पे आने वाले। अब फाइनली आता है ट्रांसलेशन, जिसके लिए कि इतना सब कुछ अभी तक पढ़ रहे थे, जेनेटिक कोड, ये सब tRNA वगैरह जो भी पढ़ा, ये ट्रांसलेशन समझने के लिए पढ़ा। अब ट्रांसलेशन एकदम इजी लगेगा। देखो ट्रांसलेशन क्या होता है, mRNA से प्रोटीन बनेगा, यानी कि अब हमें प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन कैसे बनेगा, बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। बहुत सारे अमीनो एसिड हम ज्वाइन करेंगे और एक जो है प्रोटीन बन जाएगा। तो पहले फेज में क्या होता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस में, फर्स्ट फेज में जो प्रोसेस होता है वो होता है चार्जिंग ऑफ tRNA, या फिर जिसे हम प्यार से एमिनो एसाइलेशन ऑफ tRNA भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो tRNA है वो ATP की प्रेजेंस में एक्टिवेट होगा और लिंक होगा टू देयर कॉग्नेट एमिनो एसिड, राइट। मतलब कि ATP की प्रेजेंस में जो है वो चार्ज होगा, मींस अपने ऊपर एमिनो एसिड लाएगा। डिफरेंट tRNA डिफरेंट एमिनो एसिड लाते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर एंटीकोडोन लूप, राइट। तो चार्जिंग ऑफ tRNA में क्या होता है, tRNA is activated in the presence of ATP and linked to their cognate amino acid। अब
एमिनो एसिड ज्वाइन होंगे बहुत सारे, तब प्रोटीन बनेगा। एमिनो एसिड ज्वाइन कैसे होते हैं, वो जो बॉन्ड होता है वो बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। अब अगर ये चार्ज्ड टीआरएनए मींस एमिनो एसिड लिंक्ड टीआरएनए पास पास आएंगे तो इनमें जो है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जेटिकली फेवर हो जाएगा। कुछ एंजाइम भी इन्वॉल्व रहते हैं इसमें, लेकिन अभी वो एनसीईआरटी में दिए नहीं हुए हैं तो उन पर फोकस नहीं करते हैं हम। तो देखो होता क्या है, पहले फेज में ये हुआ, अब देखो प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ है। ये मैंने बनाया है सेल और ये मैंने बनाया है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होके एमआरएनए बन चुका है। अब ये जो एमआरएनए है ये आएगा बाहर साइटोप्लाज्म में, राइट। किसकी बात चल रही है, कौन सा सेल होगा, ऑब्वियसली यूकैरियोट होगा, क्योंकि प्रोकैरियोट में तो ये कंटिन्यूअस रहता है और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कपल हो जाता है, साथ साथ हो जाता है। यहाँ पे आ चुका है अब एमआरएनए। अब सेल में जो है वो एक सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, मतलब बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। एक है उनमें से राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। ये राइबोसोम जो है इसकी 2 यूनिट होती हैं, राइट। राइबोसोम की जो है वो 2 यूनिट्स होती हैं, एक स्मॉल यूनिट और एक लार्ज यूनिट, स्मॉल और लार्ज, राइट। आपने पढ़ा होगा ना प्रोकैरियोट में 70s, यूकैरियोट्स में 80s। तो यूकैरियोट्स में जो है 80s राइबोसोम मिलते हैं। उनकी कौन कौन सी यूनिट होती है, एक होती है 60s, एक होती है 40s। इनएक्टिव स्टेज में क्या होता है, ये दोनों यूनिट जो है अलग अलग पड़ी रहती है, राइट। ये सपोज स्मॉल यूनिट पड़ी है, ये सपोज इधर कहीं लार्ज सब यूनिट पड़ी है। अब जैसे ही एमआरएनए जो है वो स्मॉल यूनिट के साथ मिलेगा, इसके साथ एनकाउंटर होगा, मतलब इसकी मुलाकात होगी जब एमआरएनए की स्मॉल यूनिट के साथ, तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ये क्वेश्चन आया था नीट 2022 में कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट्स व्हेन। फिर ऑप्शंस दे दिए थे कि जब चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हो जाता है, या फिर लार्ज यूनिट एनकाउंटर कर लेती है एमआरएनए को, या फिर स्मॉल यूनिट एनकाउंटर कर लेती है, मतलब मिल जाती है स्मॉल एमआरएनए से। तो ये हमें पता होना चाहिए कि प्रोसेस ऑफ translation begins when a small unit of ribosome या फिर mRNA encounters the small unit of mRNA। क्या हो गया, देखो जब स्मॉल यूनिट और एमआरएनए की मुलाकात हो जाएगी, मतलब मिल जाएंगे, तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बिगिन हो जाएगा। जैसे ही स्मॉल यूनिट से एमआरएनए बाइंड हुआ, अब लार्ज यूनिट भागी भागी उसके पास आएगी, लार्ज यूनिट उसके पास आएगी और ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। कैसे होगा अब वो देखेंगे डायग्राम से। बनाते हैं इसका डायग्राम और क्लियर होने के लिए। देखो ये मैंने एक mRNA की चेन ली, दिस इज द 5 प्राइम एंड दिस इज द 3 प्राइम एंड। इस पे बहुत सारे बेसेस होंगे, ये मैंने ऐसे करके ये लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिस से। अब स्मॉल सब यूनिट ये रही सपोज राइबोसोम की, और लार्ज सब यूनिट ये रही, राइट। ये हो गई इसकी लार्ज यूनिट। अब टीआरएनए आएगा, टीआरएनए कुछ इस तरीके से होता है, इस पे एंटीकोडोन लूप और इससे लिंक्ड रहता है एक प्रोटीन, राइट। सपोज ये इससे पहले वाला प्रोटीन है जिसपे कि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड के साथ एमिनो एसिड लिंक हो चुके हैं। नेक्स्ट एमिनो एसिड यहाँ पे एमिनो एसिड नहीं टीआरएनए जो है यहाँ पे आया, इसके साथ भी एक एमिनो एसिड लिंक्ड है। अब क्या होगा,
ये पूरी की पूरी चेन ट्रांसफर होगी नेक्स्ट वाले अमीनो एसिड पे, और इस प्रोटीन चेन में एक और अमीनो एसिड ऐड हो जाएगा। ऐसे ही अब ये तो खाली हो गया, इस पे पूरी चेन इस पे शिफ्ट हो गई, ये तो इधर को निकल जाएगा, राइट। इस पे चेन शिफ्ट होगी। अब नेक्स्ट राइबोसोम आगे को मूव करेगा और नेक्स्ट जो टीआरएनए है वो नेक्स्ट कोडोन से बाइंड होना शुरू हो जाएगा। अमीनो एसिड की चेन फिर पहले इससे शिफ्ट होगी, फिर इस पे शिफ्ट होगी, वैसे कर करके चेन शिफ्ट होती रहती है, चेन बड़ी होती जाती है, प्रोटीन बनता जाता है, अमीनो एसिड लिंक होते जाते हैं बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, तो लार्ज सब यूनिट में जो है वो लार्ज सब यूनिट में क्या होता है, 2 यूनिट्स होती है, होती तो वैसे 3 है, पर एनसीईआरटी में हमें 2 ही दी हुई है। क्या, एक वो यूनिट जहां पे जो है टीआरएनए आके बाइंड करेगा और कोड रीड करेगा, जेनेटिक कोड, और दूसरी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन वाली जहां पे पूरी जो पेप्टाइड वाली चेन है वो नेक्स्ट अमीनो एसिड से ज्वाइन होके एक और अमीनो एसिड ज्वाइन हो जाएगा पूरी प्रोटीन की चेन में, राइट। तो ऐसे करके होता है ट्रांसलेशन का प्रोसेस। देखो तीनों आरएनए इन्वॉल्व है, ये है एमआरएनए, ये है टीआरएनए, और ये ये टीआरएनए कहाँ है, ये है आरआरएनए। आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, मतलब राइबोसोम है। राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम इज नथिंग बट structural RNAs and 80 different types, 80 different types of protein। समझ आई ये चीज क्या, कि राइबोसोम्स आर द स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चरल आरएनए और 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ये सेम क्वेश्चन आया था नीट 2023 में, यहाँ पे पूछा था कि राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ हाउ मेनी प्रोटीन्स, तो वहां पे आंसर होना था 80 प्रोटीन्स, 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, ध्यान रखेंगे 80, ठीक है। तो ये आरआरएनए है मतलब राइबोसोम, और ये है हमारा टीआरएनए। देखो तीनों आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, तीनों मिलके बना रहे हैं प्रोटीन, मतलब कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन हो रहा है तीनों की हेल्प से, ठीक है। ये सब हो गया। अब कुछ यूटीआर्स प्रेजेंट होते हैं। यूटीआर्स मींस अनट्रांसलेटेड रीजन्स। अनट्रांसलेटेड रीजन्स क्या होते हैं, एमआरएनए पे 5 प्राइम से पहले कुछ वो प्रेजेंट रहते हैं सीक्वेंसेस, और इसमें स्टॉप कोडोन के बाद कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट रहते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द एफिशिएंट प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, राइट। फॉर द एफिशिएंट प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन के लिए यूटीआर्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर द एफिशिएंट प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, इसके बाद क्या होगा, फाइनली जब ये पूरा एमआरएनए कंप्लीट हो जाएगा, स्टॉप कोडोन आ जाएगा, तो स्टॉप कोडोन के लिए कोई टीआरएनए तो होता नहीं, तो एक रिलीज फैक्टर बाइंड हो जाएगा, रिलीज फैक्टर बाइंड टू स्टॉप कोडोन, एंड फाइनली क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है वो पूरा हो जाएगा, राइट। ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो डन हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जब स्टॉप कोडोन से रिलीज फैक्टर बाइंड हो जाएगा तो पूरी जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है वो अलग गिर जाएगी, मतलब पूरी बन जाएगी, साइटोप्लाज्म में आ जाएगी, और ये राइबोसोम्स भी फिर अलग अलग हो जाएंगे। एमआरएनए पे जो है वो राइबोसोम मूव करते हैं कोडोन टू कोडोन, राइट। यहाँ का काम हो गया, यहाँ के सारे कोडोन रीड हो गए, अमीनो एसिड लिंक हो गया, ये आगे आ जाएगा, फिर आगे आ जाएगा, लास्ट में स्टॉप कोडोन, फाइनली एक रिलीज फैक्टर बाइंड होगा स्टॉप कोडोन से और ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, राइट। इसमें 2 चीजें जो रह जाती हैं वो है, एक तो जो राइबोसोम है ना वो हमने पढ़ा था रिएक्टिव होता है,
तो ये एक कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, मींस कैटालिटिक रोल प्ले करता है। तो एक एंजाइम होता है बैक्टीरिया में, कौन सा एंजाइम? राइबोजाइम। राइबोजाइम बेसिकली 23SR RNA जो होता है ये कैटालाइज करता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में। आपने बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, राइट। लेकिन ये एक एंजाइम राइबोजाइम जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ऐसा एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन का पॉलीमर नहीं, प्रोटीन से नहीं बना होता है। ये आरएनए किससे बना हुआ होता है? 23S RNA, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड से। राइबोसोम के बारे में हो गया। लास्ट थिंग जो बचती है, अगर एक mRNA से एक mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम बाइंड हो गए, सपोज ये तो ये बनाते हैं पॉलीसोम या फिर पॉली राइबोसोम्स, राइट। तो व्हेन 2 or more ribosomes attached to a single mRNA chain, then they form polysome और polyribosome, राइट। तो वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस ये पूरा कंप्लीट हो गया। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें लैक ऑपरेंट के बारे में एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सो टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर।